हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेस के बारे में। नाम तो सुना होगा आपने, बहुत फेमस है एमएस एक्सेस। ये क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है और हमने आपको समझाने के लिए लिख भी दिया है कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी ये क्या है? एक तरीके का डेटाबेस है। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो ये भी क्या है? एमएस ऑफिस का एक पार्ट है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या कई बार इसको आरडीबीएमएस के नाम से भी जानते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। क्योंकि एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस भी है और एक आरडीबीएमएस भी है। डीबीएमएस मतलब एक रिकॉर्ड और आरडीबीएमएस का मतलब कई सारे रिकॉर्ड्स। जब हम बहुत सारी टेबल पर काम करते हैं तो ये डेटाबेस नहीं बल्कि आरडीबीएमएस कहलाता है। जब हम एक टेबल पर काम करते हैं तो ये डीबीएमएस कहलाता है। इसकी रिक्वायरमेंट कहां पर पड़ती है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, जो कि एमएस एक्सेस है, जो एक डेटाबेस या डीबीएमएस या आरडीबीएमएस है। रिक्वायरमेंट क्या है, आइए इसको समझते हैं। रिक्वायरमेंट समझने से पहले आप ये समझिए कि इसको रिलीज कब किया गया। नवंबर 1992 को इसको बनाया गया और मार्केट में रिलीज किया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि एमएस एक्सेस का जो रिलीज्ड ईयर है वो क्या है, तो याद रखिएगा दैट इज नवंबर 1992। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ये एक डेटाबेस है। अगर हम आपसे पूछें एमएस माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप कहेंगे एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप कहेंगे एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप कहेंगे पावर पॉइंट। अगर हम आपसे पूछें कि माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आंसर होगा एमएस एक्सेस। डेटाबेस का मतलब क्या है, इसको हम यहां पर समझ लेते हैं। सपोज करिए कि नोटिफिकेशन आई एग्जाम की। आपने जैसे ही नोटिफिकेशन देखा, एग्जाम में जो फॉर्म होता है वो फिल करने के लिए आ गया कि आप फॉर्म फिल करिए, फॉर्म सबमिट करिए, भरिए। आपने क्या किया, नोटिफिकेशन को देखते हुए उस एग्जाम से रिलेटेड जो फॉर्म था वो आपने फिल कर दिया। अब फिल होने के बाद में वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिल हुए फॉर्म्स को देखती है, एनालाइज करती है कि इसमें से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो वैलिड हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो वैलिड नहीं है। जितने वैलिड स्टूडेंट्स हैं उनको क्या भेजा जाता है, कॉल लेटर। उनको भेजा जाता है लेटर कि अब आप आइए, आपका ये रहा रोल नंबर, इस जगह आपका सेंटर अलॉट किया गया है, आइए और एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद फिर से उनके डेटाबेस को निकाला जाता है और देखा जाता है कि किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए, कौन से स्टूडेंट पास हुए और कितने स्टूडेंट फेल हुए। इसका मतलब इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए एक डेटाबेस का होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी सरकार के पास भी हम लोगों का पूरा डेटाबेस है। पूरा डेटाबेस कैसे है? जैसे हम लोग गैस बुक करवाते हैं, सिलेंडर बुक करवाते हैं, तो यहां पर जितनी भी चीजें हैं वो सब ऑनलाइन हो चुकी हैं। हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से किसी भी चीज को लिंक करवा सकते हैं। जैसे बैंक डिटेल्स पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक है। हमारे गवर्नमेंट के पास में हमारा सारा डेटा है और ये सारे डेटा को मेंटेन करने के लिए किसी ना किसी डेटाबेस की मदद चाहिए होती है। तो यहां पर जो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है एमएस एक्सेस। डेटाबेस का मतलब या डीबीएमएस का मतलब या आरडीबीएमएस का मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से स्टोर करना, क्रिएट करना, उसको रिट्रीव करना, कि जब रिक्वायरमेंट हो तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लें। जैसे
एक कंपनी होती है, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, उन सभी एम्प्लॉयज के डेटाबेस को मेंटेन करती है, क्रिएट करती है, उन सभी के डेटाबेस को मैनेज किया जाता है और समय आने पर उनके डेटाबेस को चेंज भी किया जाता है। किसी का फोन नंबर चेंज हो गया, किसी का एड्रेस चेंज हो गया, तो उनमें मॉडिफिकेशन भी किया जाता है। समय आने पर उनकी सैलरी को देने के लिए उसी डेटाबेस के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी इशू की जाती है। प्रमोशन करने के लिए भी डेटाबेस को चेक किया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितना डेडिकेटेड है और कितने लंबे समय से काम कर रहा है। तो डेटाबेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के सेशन में हम लोग इसी पर बात करेंगे, दैट इज एमएस एक्सेस, जो कि एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है और एक आरडीबीएमएस भी है। आइए डिटेल में बात करते हैं। एमएस एक्सेस जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, एमएस ऑफिस का ही एक हिस्सा है, जो कि एक डीबीएमएस है या आरडीबीएमएस है। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब हम फॉर्म को फिल करते हैं तो इस तरीके से एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन को हमें दिखाई देता है। और ये इंफॉर्मेशन कौन देख सकता है? इस इंफॉर्मेशन को देखने का हक डीबीए का होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। तो हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डीबीए रखती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को रखती है, जो सभी तरीके के डेटाबेस को मैनेज करता है, एक्सेस करता है, उसको एडिट करता है, समय आने पर डिलीट भी कर सकता है, ड्रॉप भी कर सकता है। तो जितना भी डेटाबेस के साथ में जो भी खेलता है वो कौन है? डीबीए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या और भी कंपनीज के अलग अलग डीबीएमएस हैं? बिल्कुल। जैसे ओरेकल कंपनी का माई एसक्यूएल है। माई एसक्यूएल किस कंपनी का हो गया? ओरेकल कंपनी का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ओरेकल ओरेकल कंपनी का। तो यानी ओरेकल कंपनी के दो हैं, एक माई एसक्यूएल है और एक ओरेकल नाम का भी डीबीएमएस है, ये भी ओरेकल कंपनी का है। पोस्ट ग्री एसक्यूएल कंपनी का डीबीएमएस। डीबेस फॉक्स प्रो माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट के दो, हमारे दो नहीं बल्कि तीन तीन डीबीएमएस हैं। एक एमएस एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक फॉक्स प्रो है और एक माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है। तो माइक्रोसॉफ्ट के टोटल जो डीबीएमएस हैं वो तीन हैं, एमएस एक्सेस, फॉक्स प्रो और एसक्यूएल सर्वर। लेकिन इस सेशन में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एमएस एक्सेस के बारे में। एसक्यूएल लाइट, आईबीएम का डीबी2, लिब्रा ऑफिस का बेस, मारिया डीबी और माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, ये अलग अलग डीबीएमएस हैं जो कि अलग अलग कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए, बनाए गए। समझ में आया यहां तक? आइए आगे बात करते हैं। अब एमएस एक्सेस के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे एमएस एक्सेस किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ये किसका हिस्सा है? एमएस ऑफिस का हिस्सा है। ये क्या है? ये आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और आरडीबीएमएस का मतलब, जब हम कई सारी टेबल्स में अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और उनमें एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो उसे बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे एम्प्लॉय का डेटाबेस और कस्टमर का डेटाबेस, इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि एम्प्लॉय ही कस्टमर से डील करेगा और कस्टमर डील करेगा किससे? एम्प्लॉय से। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? आपस में कोरिलेटेड हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो एमएस एक्सेस है ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है? डेटाबेस का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का और सॉफ्टवेयर का। इसका मतलब एमएस एक्सेस एक डेटाबेस भी है,
एक GUI भी है। GUI का मतलब एक बढ़िया तरीके से दिखता है, इसकी रिपोर्ट वेल मैनेज होकर हमें दिखती है, तो ये GUI भी है। और ये एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। यूज टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS एक्सेस की मदद से हम कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे टैली। ऐसे कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो कैलकुलेशन में मदद करते हैं, जो डेटाबेस में मदद करते हैं, उनको हम डेवलप करते हैं। पहला वर्जन MS एक्सेस का कब रिलीज किया गया? 13 नवंबर 1992 को। तो याद रखिएगा कि MS एक्सेस की जो रिलीज ईयर है वो 1992 है, दैट इज 13 नवंबर 1992। बिफोर MS एक्सेस, MS एक्सेस से पहले भी कई सारे तरीके के डेटाबेस थे, जिसमें पॉपुलर नाम है बोरलैंड और फॉक्सप्रो। तो MS एक्सेस से पहले कौन कौन से डेटाबेस आए? तो आंसर है बोरलैंड एंड फॉक्सप्रो। फॉर स्मॉल डेटाबेस ओनली, हमें यह भी समझना होगा कि MS एक्सेस का इस्तेमाल हम सिर्फ वहां पर करेंगे जहां पर डेटाबेस का जो साइज है वो बहुत छोटा है। अगर कंपनी में 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो हम एक्सेस का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर कंपनीज में हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस है, तो हम वहां पर MS एक्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पर ओरेकल का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे DBMS का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन MS एक्सेस का इस्तेमाल वहां पर नहीं करेंगे। MS एक्सेस यूजेस माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन। MS एक्सेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जिस इंजन का इस्तेमाल करता है, उस इंजन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन। फिर से एक बार, MS एक्सेस को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, एक इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, और इस इंजन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन। समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के फर्स्ट डेटाबेस का नाम बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस कौन सा है? MS एक्सेस। विंडोज के पहले डेटाबेस का नाम बताइए। तो विंडोज भी किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का। बात तो एक ही है। माइक्रोसॉफ्ट का पहला डेटाबेस पूछें या विंडोज का पहला डेटाबेस पूछें, आंसर क्या होगा? MS एक्सेस। MS एक्सेस में क्या है? MS एक्सेस एक तरीके की टेबल है, और टेबल बनी होती है रोज और कॉलम से। तो MS एक्सेस में रोज को क्या कहते हैं और MS एक्सेस में कॉलम्स को क्या कहते हैं? एक्सेस में रोज को रिकॉर्ड बोलते हैं और कॉलम्स को फील्ड बोलते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि MS एक्सेस में रोज को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। और कॉलम्स को क्या बोलते हैं? फील्ड। इन RDBMS। लेकिन अगर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो वहां पर रोज को टपल्स बोलते हैं, और RDBMS में कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखिए एक बार फिर से, MS एक्सेस में रोज को रिकॉर्ड, कॉलम्स को फील्ड, जबकि RDBMS के केस में रोज को टपल्स और कॉलम्स को एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब कुछ और बातें आपको समझनी होंगी। क्या? MS एक्सेस के कंपोनेंट, MS एक्सेस के कितने कंपोनेंट हैं, कितने घटक हैं? तो सबसे पहला कंपोनेंट है टेबल। हम जानते हैं कि MS एक्सेस क्या है? एक RDBMS है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसका मतलब यहां पर टेबल होगा, और टेबल का मतलब क्या है? रोज एंड कॉलम्स। टेबल का मतलब रोज एंड कॉलम्स। क्वेरी का मतलब क्या है? आपने कहा कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये आपकी क्या है? क्वेरी है। अब हम इस क्वेरी का क्या करेंगे? आंसर करेंगे। आपने कहा सर RDBMS क्या होता है? तो हमने कहा RDBMS एक कई सारे टेबल्स का कलेक्शन है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो टेबल्स के आपस में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। तो इसका मतलब आपने क्वेरी करी और मैंने उसका आंसर किया।
तो क्वेरी का मतलब फिल्टर करना, उसको कैलकुलेट करना, सॉर्ट करना मतलब अरेंज करना और अपडेट करना। जब हम डेटाबेस में कोई भी क्वेरी चलाते हैं तो क्वेरी की मदद से हम उस डेटाबेस को फिल्टर कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको सॉर्टिंग यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, उसमें कोई अपडेशन है तो वो भी किया जा सकता है। तो टेबल का मतलब हो गया रोज और कॉलम्स, क्वेरी का मतलब हो गया फिल्टर, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और अपडेटिंग। फॉर्म्स, एमएस एक्सेस में फॉर्म क्या है? जो भी यूजर को मिलता है, जो भी यूजर फिल करता है उसे फॉर्म बोलते हैं। अगर यूजर से कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम यूजर से क्या करेंगे? फॉर्म को फिल करेंगे और फिल की गई इंफॉर्मेशन पर रोज एंड कॉलम्स की मदद से डेटाबेस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्म्स क्या है? डेटाबेस यूजर इंटरफेस। तो यूजर कहीं भी आ जाए तो समझ जाइएगा फॉर्म होगा आंसर। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? जैसे आप कोई भी चीज परचेस करते हैं तो परचेस करने के बाद में उसकी आपको क्या मिलती है? इनवॉइस मिलती है, पेमेंट स्लिप मिलती है, और इसी को यहां पर बोलते हैं क्या? रिपोर्ट। जैसे आपने कोई शॉपिंग करी, शॉपिंग करने के बाद वो प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ा, इसके लिए आपको पूरी डिटेल में इनवॉइस दी जाती है, पेमेंट रिसीव्ड दी जाती है, और इसी को बोलते हैं रिपोर्ट। तो इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस व्यूड, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस। तो रिपोर्ट याद रखिएगा क्या होती है? इनवॉइस होती है। रिलेशनशिप, एमएस एक्सेस में जो रिलेशनशिप है वो कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। वन टू वन रिलेशन होता है, वन टू मैनी होता है, और मैनी टू मैनी होता है। यानी एक से एक वन टू वन, एक से ज्यादा वन टू मैनी, और मैनी टू मैनी टाइप की रिलेशनशिप देखी जाती है एमएस एक्सेस में। मैक्रोस क्या है? हम लोग जानते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस में भी मैक्रोस का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। ऑटोमेटेड हुए टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रोस का यूज किया जाता है। तो ऑटोमेटेड टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए क्या है? मैक्रोस है। मॉड्यूल का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। रेडीमेड बने बनाए डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं। प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइन किए गए, जो पहले से बताए गए इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं। तो एक बार फिर से, टेबल का मतलब क्या हो गया? रोज एंड कॉलम्स। क्वेरी का मतलब हम कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी चला सकते हैं जिसके थ्रू डेटाबेस को फिल्टर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। फॉर्म्स, फॉर्म भरवाने का मतलब यूजर से इंटरेक्ट करना, डेटाबेस यूजर इंटरफेस इज कॉल्ड फॉर्म। रिपोर्ट का मतलब इनवॉइस जनरेट करना। इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस व्यू, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को व्यू करने के लिए इनवॉइस के फॉर्मेट में रिपोर्ट कहा जाता है। रिलेशनशिप 3 तरीके की, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। और मैक्रोज रिकॉर्ड द रेपिटेटिव टास्क या ऑटोमेट द टास्क। और मॉड्यूल का मतलब प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। ये हो गए हमारे एमएस एक्सेस के कंपोनेंट। अभी आप सिर्फ इसको पढ़ते जाइए, जो हम समझा रहे हैं इसको समझते जाइए, क्योंकि जब एमसीक्यू आएंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि इनका इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा, है ना। अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। नेक्स्ट, एमएस एक्सेस में डेटाबेस कितने तरीके के होते हैं? एमएस एक्सेस में जो डेटाबेस के टाइप है वो 2 तरीके का होता है। एक फ्लैट फाइल डेटाबेस है और एक रिलेशनल डेटाबेस है। कई बार हमें टेक्स्ट स्टोर करना होता है डेटाबेस में, जैसे अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। तो इसके लिए हम लोग फ्लैट फाइल डेटाबेस का यूज करते हैं जिसमें टेक्स्ट को स्टोर किया जाता है। ये कुछ कुछ नोटपैड की फाइल की तरीके से होता है। जैसे नोटपैड में हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, हम कोई बड़े बड़े पैराग्राफ्स को टाइप कर सकते हैं।
वैसे ही फ्लैट फाइल डेटाबेस की मदद से हम बड़े बड़े टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है? स्टोर करता है मल्टीपल टेबल्स को। अगर हमारे पास डेटाबेस रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है, टेबल्स के फॉर्म में है, तो हम रिलेशनल डेटाबेस का यूज करेंगे। तो इसका मतलब एमएस एक्सेस में डेटाबेस के दो टाइप्स होते हैं। एक फ्लैट फाइल डेटाबेस जिसमें टेक्स्ट को स्टोर किया जाता है, पैराग्राफ को स्टोर किया जाता है। वहीं रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स को स्टोर किया जाता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। समझ में आया? नेक्स्ट, एमएस एक्सेस में टेबल को देखने के कितने व्यूज हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। एमएस एक्सेस में एक टेबल को देखने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका डेटा शीट व्यू, दूसरा तरीका डिजाइन व्यू, तीसरा तरीका पाइवेट टेबल व्यू, चौथा तरीका पाइवेट चार्ट व्यू। तो एक्सेस में टेबल, क्योंकि एमएस एक्सेस क्या है? आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आरडीबीएमएस में किसका इस्तेमाल होता है? टेबल्स का। तो टेबल्स कितने तरीके से मेंटेन किए जा सकते हैं, व्यू किए जा सकते हैं? तो 4 तरीके से। कौन कौन से? डेटा शीट, डिजाइन, पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट। डेटा शीट, डिजाइन, पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट, इन चारों में क्या डिफरेंस है? आइए देखते हैं। डेटा शीट व्यू की मदद से हम टेबल को बनाते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। तो टेबल को बनाने के लिए या उसमें इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए जो व्यू है वो है डेटा शीट व्यू। एंटर द इंफॉर्मेशन इनटू योर डेटाबेस और क्रिएट अ डेटाबेस। तो इसका मतलब एग्जाम में कभी भी डेटाबेस को क्रिएट करने की बात हो रही हो या डेटाबेस में वैल्यू को एंटर करने की बात हो रही हो, तो आंसर क्या होगा? डेटा शीट होगा। डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू का काम होता है एडिट करना। अब डेटाबेस तो बन गया, टेबल तो बन गई, अब टेबल में अगर कोई एडिटिंग करनी होगी, कोई मॉडिफिकेशन करना होगा, कोई बदलाव करना होगा, तो डिजाइन व्यू की मदद से करेंगे। डेटा शीट की मदद से हमने टेबल को बनाया, उसमें वैल्यूज को भरा। डिजाइन व्यू की मदद से हम क्या करेंगे? एडिट करेंगे, बदलाव करेंगे डेटा में। पाइवेट टेबल व्यू की मदद से अरेंज करेंगे जो भी डेटा हमने स्टोर किया। अरेंज या उसको रीअरेंज करने के लिए पाइवेट टेबल व्यू का यूज करेंगे। और पाइवेट चार्ट की मदद से उसी डेटा को अलग अलग चार्ट की मदद से देख सकते हैं। यानी डेटा को अगर हमें पाई चार्ट में देखना है, लाइन चार्ट में देखना है, बार ग्राफ में देखना है, तो अलग अलग यहाँ पर व्यूज अवेलेबल हैं। पाइवेट चार्ट व्यू विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, डेटा को विजुलाइज करने के लिए, अलग अलग चार्ट में देखने के लिए पाइवेट चार्ट व्यू गिवन है। तो हमें यह समझ में आ गया कि एक्सेस में जो व्यू हैं वो 4 तरीके के हैं। डेटा शीट क्रिएट करने के लिए, डिजाइन व्यू एडिट करने के लिए, पाइवेट टेबल व्यू अरेंज या रीअरेंज करने के लिए, और पाइवेट का चार्ट व्यू उसी डेटा को अलग अलग तरीके से देखने के लिए या विजुलाइज करने के लिए चार्ट के फॉर्मेट में। समझ में आया? वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेस के डेटा टाइप पर। एक्सेस में डेटाबेस में हम लोग क्या क्या एंटर कर सकते हैं, जरा सोच के देखिए। और जो भी हम एंटर करेंगे उसके लिए एक डेटा टाइप है। डेटा मतलब जो भी डेटा एंटर करेंगे डेटाबेस में वो टाइप कैसा होगा? जैसे अगर हमने किसी एम्प्लॉय का नाम एंटर किया तो नाम क्या है? टेक्स्ट है, तो ये डेटा टाइप कैसा हो गया? टेक्स्ट हो गया। अगर हमने किसी भी एम्प्लॉय का कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर किया तो कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? नंबर्स के फॉर्मेट में है। एड्रेस स्टोर किया तो एड्रेस नंबर भी है और टेक्स्ट भी है। हमने उसकी इमेज मंगवाई कि अपनी फोटो लाओ, तुम्हारी फोटो अटैच करनी है, तो इमेज के फॉर्मेट में भी है।
इसका मतलब कि एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी स्टोर कर सकते हैं, उसकी ऑडियो भी स्टोर कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल पिक भी स्टोर कर सकते हैं, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, नेम, ये सब स्टोर किया जा सकता है और इसी को बोलते हैं डेटा टाइप। व्हेन क्रिएटिंग टेबल इन एक्सेस, एक्सेस में जब हम किसी टेबल को बनाते हैं, यू नीड टू सिलेक्ट अ डेटा टाइप फॉर ईच कॉलम ऑफ डेटा। तो उसके लिए हमें डेटा टाइप मेंशन करना होता है कि हम नंबर एंटर करेंगे, टेक्स्ट एंटर करेंगे, वो टेक्स्ट छोटा होगा, वो टेक्स्ट बहुत बड़ा हो सकता है ना। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप को मेंटेन करते हैं। अब यहां पर डेटा टाइप्स कितने हो सकते हैं? पहला है टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट। अगर हम किसी भी इंप्लॉय का नाम लिखते हैं तो वो टेक्स्ट में आ जाएगा या शॉर्ट टेक्स्ट में आ जाएगा, और ये 255 कैरेक्टर तक हो सकता है। मेमो या लॉन्ग टेक्स्ट, पहले मेमो बोलते थे, अब इसको लॉन्ग टेक्स्ट बोलते हैं। अगर हमें किसी इंप्लॉय के कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कि ये इंप्लॉय कौन है, कहां से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये एम्प्लॉय पहले किस कंपनी में काम करता था, इस एम्प्लॉय के घर में कितने लोग हैं, अगर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हमें बड़े टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें ज्यादा कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए मेमो का यूज करेंगे या लॉन्ग टेक्स्ट नाम के डेटा टाइप का यूज करेंगे। और यहां पर कितने कैरेक्टर्स एंटर किए जा सकते हैं? 64,000 कैरेक्टर्स। तो 255 कैरेक्टर के लिए टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट, ज्यादा कैरेक्टर्स टाइप करने के लिए मेमो या फिर लॉन्ग टेक्स्ट। नंबर, अगर हमें उसके कॉन्टेक्ट नंबर को स्टोर करना है या सीरियल नंबर को स्टोर करना है तो नंबर नाम के डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। और जो नंबर टाइप का जो डेटा टाइप है ये 1, 2, 4, 8, 16 इतने बाइट की मेमोरी स्पेस कंज्यूम करेगा। तो याद रखिएगा, नंबर जो है वो 1248 या 16 बाइट की मेमोरी स्पेस को कंज्यूम करता है। लार्ज नंबर, अब कभी कभी हम बहुत बड़े नंबर को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने कितनी सैलरी इशू करी इस एम्प्लॉय को, तो ये सैलरी तो हम हर मंथ इशू करते हैं, ये बहुत बड़े नंबर्स हो जाएंगे। बड़े नंबर्स के लिए हम लोग लार्ज नंबर का यूज करते हैं और ये 8 बाइट डेटा को स्टोर करेगा। यानी ये कितनी स्पेस लेगा? 8 बाइट। डेट और टाइम, अगर हमें उस एम्प्लॉय के डेट और टाइम को स्टोर करना है तो डेट टाइम नाम का डेटा टाइप है जो 8 बाइट का होता है। डेट टाइम एक्सटेंडेड, अगर कई सारे डेट और टाइम्स को स्टोर करना है, जैसे एक एम्प्लॉय ने कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, ये हमें 1 महीने का, 1 साल का, 2 साल के, 3 साल के डेटाबेस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। और इसके लिए डेट टाइम एक्सटेंडेड का यूज करेंगे और ये 42 बाइट मेमोरी स्पेस कंज्यूम करेगा। आपको याद सिर्फ ये रखना है कि एक्सेस में कितने डेटा टाइप होते हैं: टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट, मेमो, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट टाइम एक्सटेंडेड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है एमएस एक्सेस का, या फिर शॉर्ट टेक्स्ट के लिए किसका यूज करते हैं, तो आप कहेंगे टेक्स्ट या शॉर्ट टेक्स्ट। बड़े टेक्स्ट के लिए ज्यादा कैरेक्टर्स आपको इनपुट करने हैं तो किसका यूज करेंगे, तो आप कहेंगे मेमो का या लॉन्ग टेक्स्ट का। कम कैरेक्टर्स आपको इनपुट करने हैं तो टेक्स्ट या शॉर्ट टेक्स्ट का। ज्यादा कैरेक्टर्स आपको इनपुट करने हैं, मेमो या लॉन्ग टेक्स्ट का। नंबर इनपुट करने के लिए नंबर डेटा टाइप का। बड़े नंबर एंटर करने हैं, लार्ज नंबर डेटा टाइप का। डेट टाइम के लिए डेट टाइम, और डेट टाइम को बड़े संख्या में स्टोर करने के लिए डेट टाइम एक्सटेंडेड नाम के डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे करेंसी, अगर हमें डॉलर, रुपी कुछ इस तरीके से स्टोर करना है तो करेंसी नाम के डेटा टाइप का यूज करेंगे जो 8 बाइट डेटा को स्टोर करता है। ऑटो नंबर,
अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएं, जैसे सीरियल नंबर, तो ऑटो नंबर ये स्पेस लेगा 4 बाइट। यस या नो, कोई लॉजिकल बात अगर हम करते हैं, कोई लॉजिकल चीज अगर हम उसमें मेंशन करते हैं, जैसे क्या उस एम्प्लॉय की मैरिज हो गई, यस या नो, क्या ये एम्प्लॉय फिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यस या नो, क्या इस एम्प्लॉय को 5 साल तक हम काम करवा सकते हैं, यस या नो। इस तरीके के डेटा के लिए हम लोग यस नो तरीके के लॉजिकल डेटा टाइप का यूज करते हैं, और ये 1 बाइट डेटा को स्टोर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यस नो कितने बाइट डेटा को स्टोर करेगा, तो आंसर है 1 बाइट डेटा को स्टोर करेगा। यस नो 1 बाइट डेटा को स्टोर करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। OLE ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी इंप्लॉय के पिक्चर को स्टोर करना चाहते हैं तो हम OLE ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। OLE ऑब्जेक्ट की मदद से हम उस एम्प्लॉय के इमेजेस को, पिक्चर्स को स्टोर कर सकते हैं, और ये 2 GB डेटा की स्पेस कंज्यूम करता है। मेमोरी स्पेस क्या रहेगी, 2 GB। तो OLE ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, और ये इमेजेस को स्टोर करने के लिए बनाया गया स्पेस है 2 GB। अगर हमें कोई हाइपर लिंक लगाना है, जैसे इंप्लॉय का मेल का लिंक लगाना है, या उस इंप्लॉय की कोई वेबसाइट है उसका लिंक लगाना है, या एक इंप्लॉय की कोई वीडियो है, वीडियो का लिंक लगाना है, तो हाइपर लिंक का यूज करेंगे। और ये 8192 एक डेटाबेस में इतने हाइपर लिंक लगाए जा सकते हैं। 8192 हाइपर लिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अटैचमेंट, अगर हमें उस एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कोई अटैचमेंट अटैच करना है, कोई फाइल अटैच करनी है, तो इस केस में अटैचमेंट डेटा टाइप का यूज करेंगे, और ये 2 GB साइज का रहेगा। कैलकुलेटेड, याद रखिएगा MS एक्सेस में कैलकुलेटेड भी एक डेटा टाइप है जो सिर्फ डेटा को रीड करने में मदद करता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि एक्सेस में ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो सिर्फ रीड करता है, तो आंसर है कैलकुलेटेड। और लास्ट में है लुकअप विजर्ड। ये क्या करता है, ये सॉर्टिंग में मदद करता है, ये अरेंज करने में मदद करता है डेटाबेस को, इसे बोला जाता है लुकअप विजर्ड। तो हमने यहां पर क्या डिस्कस किया, MS एक्सेस के अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को हम कितने तरीके से एंटर कर सकते हैं, और उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं वो डेटा का नेचर क्या होगा, वो डेटा टेक्स्ट होगा या शॉर्ट टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट एक ही बात है। ये 255 कैरेक्टर का होगा। अगर 255 कैरेक्टर से ज्यादा हमें एंटर करना है तो मेमो या लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज करेंगे। अगर हमें नंबर्स का यूज करना है तो नंबर डेटा टाइप, ज्यादा नंबर्स हैं लार्ज नंबर डेटा टाइप, डेट और टाइम के लिए डेट टाइम डेटा टाइप, ज्यादा डेट टाइम है तो डेट टाइम एक्सटेंडेड डेटा टाइप। समझ में आया। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया करेंसी के लिए करेंसी डेटा टाइप। ऑटो, कोई नंबर फिल करना है, जो जगह ब्लैंक है वहां हम चाहते हैं नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, तो ऑटो नंबर डेटा टाइप। लॉजिकल के लिए यस नो डेटा टाइप जो कि 1 बाइट का होता है। इमेजेस के लिए OLE ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटा टाइप, जो कि 2 GB डेटाबेस मेंटेन करता है। हाइपरलिंक 8192 तरीके के स्टोर किए जा सकते हैं। अटैचमेंट 2 GB। कैलकुलेटेड सिर्फ रीड ओनली डेटा टाइप है। और लुकअप विजर्ड जो मेंटेन करता है यानी अरेंज करता है डेटाबेस को अलग अलग तरीके से, सॉर्टिंग करता है, मैनेज करता है, यह है लुकअप विजर्ड। तो कुछ आपको आइडिया जरूर लगा होगा कि यहां पर MS एक्सेस क्या है। एक RDBMS है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है
जिसकी मदद से हम रोज एंड कॉलम्स में किसी भी इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन को, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को मैनेज कर पा रहे हैं। और इसके लिए जो डेटाबेस तैयार किया गया वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का फेमस एमएस एक्सेस। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट हमारे इतने ही हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज पर कि एमएस एक्सेस के रिगार्डिंग ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एग्जामिनेशंस में, अलग अलग एग्जाम में, और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। इस पर कंप्लीट डिस्कशन होगा अगले सेशन में। लेकिन वो सेशन देखने से पहले आप एमएस एक्सेस के कॉन्सेप्ट को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करिए। सिर्फ देखते जाइए, बोल बोल के पढ़िए जो भी लिखा है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप इनके एमसीक्यूज को बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पहली बारी में आपको कुछ कुछ समझ में आता है, दोबारा जब आप देखते हैं तो और समझ में आता है, फिर आप देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो कम से कम इसको 2-3 बार पहले रिवाइज करिए, फिर इसके एमसीक्यूज जो कि अगले सेशन में हम करवाएंगे, फिर आप करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।